गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसमें पद्यांश दिए हुए हैं और साथ में हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसी पद्यांश से रिलेटेड हम शब्दार्थ देखेंगे। दीवाने यानी मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति, स्वाधीनता सेनानी, हस्ती यानी सामर्थ्य, और मस्ती यानी खुशी, आलम यानी संसार, धूल उड़ाते यानी खुशी मनाते, उल्लास यानी प्रसन्नता या खुशियाँ। अब देखिए संदर्भ, देखिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। तो इसके लेखक कौन है इस कविता के? भगवती चरण वर्मा। अब मैं इसका व्याख्या करूँगी। तो देखिए, कवि कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का जो मन है वो जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है, इसके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती नहीं दिखाई देती। ये आज़ादी के दीवाने लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते हैं और जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ जाते हैं वहाँ इनके जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं और जब भी वहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं। वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। आगे देखेंगे। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इसी से रिलेटेड शब्दार्थ देखेंगे। जग यानी संसार, छक्कर यानी जी भर करके। प्रसंग देखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित है और इनके लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। इस पद्य के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। तो व्याख्या देखेंगे। दीवाने कहते हैं कि उनसे उनका आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए चल दिए। वे कहते हैं कि संसार से उनकी कुछ यादें लेकर, कुछ अपनी भावनाएं देकर वह आगे बढ़ते जाएंगे। वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझीदार बनते हैं। वे उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, परंतु उनके लिए दुख और सुख समान है। वे दोनों का जी भर के आनंद लेते हैं। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। शब्दार्थ देखेंगे। भिख मंगे यानी भीख मांगने वाले, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले, स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता, बंधन रहित, निशानी यानी निशानी, असफलता यानी नाकामयाबी, आबाद यानी बसना, प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताना, स्वयं यानी अपने लिए, अपने आप के लिए, खुद, बंधन यानी बेड़ियाँ। अब संदर्भ और प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। ये तो आपको हर पैराग्राफ के बाद लिखनी ही है। और इस पंक्तियों में क्या व्याख्या दी गई है? पंक्तियों की क्या व्याख्या है कि देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं। देश के लिए दीवाने बने हुए को बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ ना कुछ चाहते ही रहते हैं। देश के लिए कुछ करना
कुछ करने की बात नहीं सोचते। ये लोग भिखमंगों के समान है और इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाइए। देश से निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इन देश प्रेम के दीवानों को इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयास करने पर भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। अपने असफलता की इस बोझ को हृदय में धारण किए निरंतर अपने कर्तव्य को निभाते जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना जिसके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो कोई भी अपना या पराया नहीं होता। वे यही चाहते हैं कि वे रहें ना रहें, किंतु इस देश में रहने वाला सदैव प्रसन्न भाव से रहे। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए। अब हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा भगवती चरण वर्मा ने कितनी सुंदर कविता लिखी है कि उन वीरों के लिए लिखी है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया और जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने आज़ादी की अलग जगाई। अब इसी लेसन से रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे आप। कविता है ये बहुत सुंदर, और इस कविता को पढ़ने के बाद हम में आज़ादी या देश प्रेम के लिए जोश उत्पन्न होता है ना। तो आप इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कि पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? तो उत्तर होगा, कवि और उसके साथी देश प्रेमी हंसमुख प्रवृत्ति के हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों को खुश करते हैं, परंतु वे लोगों को स्थायी प्रसन्नता नहीं दे पाते। कवि इसे अपनी असफलता मानकर दुखी हैं, इसलिए कवि अपने आने को उल्लास और जाने को क्या कहते हैं, आंसू बनकर, और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। प्रश्न 2 देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेके जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले, आंसर देखेंगे इसका, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि द्वारा अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जाने का अभिप्राय यह है कि कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार व अपनत्व की भावना प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता रहा, परंतु ये खुशियां थोड़े समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल और स्थायी खुशी देना चाहता है, किंतु अपने प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है और कवि इस बात से निराशा प्रकट करता है कि वह असफल होते जाते हैं, बार बार असफल होते हैं। आज़ादी जो है बड़ी आसानी से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है। प्रश्न 3 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता में अनेक बातें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगी। पहला क्या है, कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। दूसरा है, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा है कि मस्ती का जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। और चौथा है, कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियाँ बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। इससे समानता, एकता, प्रेम तथा सद्भावना में वृद्धि होती है। कविता से आगे, ये तो हुए आपके कविता से रिलेटेड प्रश्न। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, रीड करेंगे तो आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप इसके प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। आगे देखिए, कविता के आगे हम सोचें, कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं कि प्रश्न क्या है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती, सहपाठियों के बीच में चर्चा कीजिए। तो मस्ती तो होनी चाहिए, और लेकिन ज़्यादा मस्ती भी बहुत परेशानी खड़ी कर देती है। जैसे मनुष्य को सारी चिंता छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, लेकिन जब हमारी मस्ती से किसी का अहित होने लगे तो उसकी भावना आहत होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। यानी कि मस्ती में किसी का नुकसान कर दें, किसी के हृदय को चोट पहुंचा दें तो वह हानिकारक हो जाती है। यदि हम अपने जीवन में केवल मौज मस्ती को प्राथमिकता देंगे तो हम
अपने महत्वपूर्ण कार्यों का पालन नहीं कर पाएंगे और हमें समाज और देश के प्रति अपने दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उन दायित्वों का पालन नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकते। इस प्रकार मस्ती केवल हमारा ही नहीं, दूसरों का भी अहित कर सकती है। अनुमान और कल्पना। अब अनुमान के अनुसार प्रश्न देखिए कि एक पंक्ति ने कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाक मस्ती कही जाती है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। तो कविता के परस्पर विरोध प्रकट करने वाली पंक्तियाँ निम्नलिखित है। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर अभी चले। उल्लास और आंसू साथ साथ, यानी खुशी और दुख साथ साथ है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कुछ लेना और देना साथ साथ है कि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। दो बातें कही, दो बात सुनी, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो यहाँ पे हंसना और रोना एक साथ है, हंसना और रोना एक साथ बताया गया। तो इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में समावेश इसलिए किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। कवि जानता है कि देशभक्ति अपने विचारों और अपने पथ के स्वयं निर्धारक होते हैं। देशभक्त जो लोग होते हैं वे अपने विचारों और अपने पथ के स्वयं निर्धारक होते हैं। उन्हें बलिदान के पथ पर सदैव विरोधी भावों का, अर्थात कभी सुख और दुख, कभी सफलता असफलता का सामना करना पड़ता है, किंतु वे इन सब बातों से विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, बल्कि इनका सामना करते हैं और समान भाव से करते हैं। इतना ही नहीं, उनके मन में सभी के लिए समान भाव होते हैं। वे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भाषा की बात देखेंगे हम, तो भाषा के लिए प्रश्न है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और आपको सोच समझकर लिखना है, जैसे हंसकर, गाकर। तो आपको उसके प्रश्न लिखने हैं। तो देखिए, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, जी भरकर, मन भरकर, मस्त होकर, परिपूर्ण होकर, इस तरह से हम प्रश्न के आंसर लिखेंगे। तो आपका ये लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन में हम लेसन 5 पढ़ेंगे और आपको ये सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।